Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family member, your relative, your parents, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter, a dual nature of a matter and radiation. In the last lecture, though we had not discussed the dual nature of a matter, but still we had completed all the numericals corresponding to this chapter, and you find that these numericals are very easy. So मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चैप्टर है उसका 6 मार्क्स का वेटेज है आपके गुजरात बोर्ड में, एंड पीएम सीबीएसई वालों बच्चों के लिए एक चैप्टर जो है ना उसका वेटेज 5 मार्क्स का है। तो आराम से इसमें आप स्कोर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही सिंपल थ्योरी भी है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या देखा? तो भैया हमने ये देखा कि रेडिएशन जो है ना वो वेव फॉर्म में तो होता ही है। इन द 9th एंड 10th चैप्टर, 10th चैप्टर इज वेव ऑप्टिक्स, उसमें हमने रेडिएशन के वेव नेचर का तो ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है। बट इस चैप्टर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड उसके बाद थोड़ा बहुत क्रॉम्पटन इफेक्ट की भी एक आध सेंटेंस था। तो ये दोनों में, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और आपको बताता हूँ रेडिएशन ऑफ द ब्लैक बॉडी। सो इन द केस ऑफ रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी, Crompton effect and photoelectric effect. In all these three phenomena, we have to consider the radiation is in the particle in form. So अब क्वेश्चन ऐसा है कि भाई वो कौन से फॉर्म में है रेडिएशन। तो इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो गया भाई। हमने बार बार ऐसा बोला कि भाई हमको पता ही नहीं है कि रेडिएशन एक्चुअल में कौन से फॉर्म में, इसीलिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर बोलते हैं। बट थोड़ा बहुत ऐसा सोच सकते हैं कि जब कोई रेडिएशन प्रोपोगेट होता है, जब रेडिएशन प्रोपोगेट होता है ना, तो वो वेव फॉर्म बिहेव करता है। बट जब वो एमिशन उसका होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, एट द टाइम ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन इट बिहेव लाइक अ फोटोन इन नेचर, पार्टिकल इन नेचर। तो अभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर एमिशन एब्जॉर्प्शन की बात है तो वो एज अ फोटोन, एज अ पार्टिकल बिहेव करेगा रेडिएशन। और अगर प्रोपोगेशन की बात है तो हम ऐसा बिलीव करेंगे कि वो वेव नेचर में है। लास्ट में हमने फोटॉन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्कस किया था, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन द लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने करा था। अब 23 से लेके जो बाकी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन मिस्टेक है। क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 23 दिख रहा है आपके मोबाइल की स्क्रीन पे? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ द मैटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेडिएशन होना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे रेडिएशन होना चाहिए। देखो, ऑप्टिकल फिनोमेनन लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन can be explained by consideration of the wave nature of the radiation, wave nature of the light. While photoelectric effect, Crompton effect can be explained by the particle nature of the radiation. Thus, the light, that is radiation, is in the motion. When it is in the motion, it behave as a wave, and when it absorbed or emit, then it is behave like a particle. So this is called the dual nature of the radiation. ये radiation के dual nature की बात है। अभी particle का तो discussion start हुआ ही नहीं है, अभी matter का तो discussion हुआ ही नहीं, अब जाके start हो रहा है। Next question is also the same. By suitable example, show that the particle or wave nature depend on the type of experiment. वो सीधी सी बात है कि भाई ये जो रेडिएशन है वो पार्टिकल बिहेव करेगा या वेव बिहेव करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो कौन सा इवेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई आप मान लो कि आप कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो आपकी आंख के द्वारा, आप अपने आइस के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट बाय आवर आई, पार्टिकल एंड वेव नेचर बोथ आर important. The gathering and focusing mechanism of the light by eye lens is well described by the wave picture. तो ये जो हमारे आंख के द्वारा जो इमेज क्रिएट होती है हमारे आंख के लेंस के द्वारा, वो वेव आपको पता है कि
आवर आईज बिहेव लाइक अ लेंस, एंड लेंस के अंदर क्या होता है, इमेज फॉर्म करने के लिए रिफ्रैक्शन होता है। तो ये रिफ्लेक्शन वो एज अ एक्चुअली रे नेचर है, बट आपको पता है कि रे नेचर आफ्टर रे जो कैरेक्टरिस्टिक है, रे नेचर है, आफ्टर ऑल तो वेव नेचर ही है। जब वेवलेंथ बहुत ही कम होती है तो वो वेव बिहेव लाइक अ रे। तो ये रिफ्रैक्शन जो फिनोमिनन है वो वेव नेचर के साथ ही कनेक्टेड है। तो ये जो है ना, पिक्चर जो फॉर्म होता है, इमेज जो फॉर्म होता है ना, वो वेव नेचर के द्वारा होता है। बट एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय कॉन्स एंड रोड्स, हमारे आंख के अंदर कॉन्स होते हैं, रोड्स होते हैं, और सिलियरी मसल्स भी होते हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारे आंख के द्वारा, वो होता है फोटोन नेचर के द्वारा। तो हम जब कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये दोनों चीज है कि वहां पे एब्जॉर्प्शन जो लाइट का होता है कॉन्स एंड रोड्स के द्वारा, वो फोटोन नेचर के द्वारा होता है, बट इमेज जो प्रोड्यूस होता है वो वेव नेचर के द्वारा होता है। मतलब कौन सा इवेंट है उसके ऊपर पूरा चीज डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? चलो, तो मतलब ये रेडिएशन का ड्यूअल नेचर खत्म हुआ यहाँ पे कंप्लीटली। अब जब जाके टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ड्यूअल नेचर ऑफ अ पार्टिकल, ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा है कि राइट अ डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एंड डिस्कस द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, इक्वेशन ऑफ द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। देखो, डी ब्रोगली है ना, वो नेचर को समझने का ट्राई कर रहा था। उसको ये पता था कि भगवान ने सब जगह पे सिमेट्रिसिटी दिया हुआ है। जैसे फिजिक्स के अगर अलग अलग ब्रांचेस आप देखो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे मैग्नेटिज्म है, अ, जैसे मैकेनिक्स है, तो अगर आप ऊपर से देखते हो तो आपको सारे ब्रांचेस अलग अलग दिखाई देंगे। बट आप डेप्थ में जाते हो तो आप इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हो, तो पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सिमिलर चीज हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो फ्लूइड करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हीट करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब सिमिलर कंसेप्ट है। और मैं आपको बताऊं, चलो, जैसे काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ऐसा ही फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है, हाफ सी वी स्क्वायर। ऐसा ही एक फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर है, हाफ एल आई स्क्वायर। ऐसा ही एक फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन साइड द स्प्रिंग है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ऐसा ही फॉर्मूला रोटेशनल मैकेनिक्स में है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि ये सभी फिजिक्स के अलग 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 ब्रांचेस है, बट फॉर्मुलेशंस आर ऑलमोस्ट सेम। सिमिलर। तो भगवान, ये सब बनाया भगवान ने, हम तो जस्ट इसको रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं। बनाया तो सब कुछ भगवान ने। मतलब नेचर जो है ना, नेचर जो है वो सब जगह पे सिमेट्रिक है ना। होल यूनिवर्स अगर आप अपने आसपास देखो तो पूरा जो यूनिवर्स है ना, वो दो ही चीज का बना हुआ है। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको दो ही चीज दिखाई देगी, या तो आपको मैटर दिखाई देगा या फिर एनर्जी मतलब रेडिएशन दिखाई देगा। The whole universe is made up of only these two things, matter and radiation, that is energy. Radiation मतलब energy. And God had gifted symmetricity everywhere. अब रेडिएशन के तो पता है कि ड्यूअल नेचर है। कभी कभी रेडिएशन जो है वो एज अ पार्टिकल बिहेव करता है, फोटोन, कभी कभी वो एज अ वेव। बट भगवान ने सब जगह पे सिमेट्रिसिटी दिया हुआ है, तो फिर ये मैटर का भी क्या होना चाहिए, ड्यूअल नेचर। उसका भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए। ऐसा सबसे पहले हाइपोथाइज किया, सबसे पहले ऐसा हाइपोथाइज किया किसने, डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली ने सबसे सबसे पहले ये हाइपोथेसिस दिया कि भाई अगर रेडिएशन के ड्यूअल नेचर है तो गॉड ने नेचर तो सब जगह पे सिमेट्रिक होता है, और पूरे यूनिवर्स में दो ही चीज है, मैटर एंड रेडिएशन। तो अगर रेडिएशन के ड्यूअल नेचर है तो फिर मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए।
our general common sense tells us, and classical mechanics always tells us, that matter is always made up of particles like atoms, molecules, etc. सो मैटर जो होती है वो पार्टिकल नेचर, तो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से समझ रहे हैं कि भाई मैटर जो होती है वो पार्टिकल फॉर्म में ही होती है, एटम्स मोलिक्यूल की बनी होती है। कोई भी मैटर चाहे सॉलिड ले लो या गैसियस सब्सटेंस ले लो या लिक्विड ले लो, कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल फॉर्म में ही है। वो हमारा कॉमन सेंस है। बट अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगलीज रिवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस, हमारे कॉमन सेंस में फिट ना हो सके ऐसी बात है कि उसने ऐसा बताया कि कभी कभी मैटर जो है ना वो पार्टिकल नहीं बट वेव, एज अ वेव नेचर भी बिहेव करेगी। अब क्वेश्चन, हाउ इज इट पॉसिबल? देखो मैं जो हूं ना वो एक मैटर से बना हुआ हूँ। सोचो कि अगर ये मेरे पूरे बॉडी के अंदर पार्टिकल मतलब सेल्स वगैरह बनते हैं और पूरा मेरा स्ट्रक्चर बनता है। सोचो अचानक से मैं वेव हो जाऊं तो, बहती हवा सा था वो भाई, उड़ती पतंग सा था। तो मतलब ये जो हाइपोथेसिस है ना वो मतलब हमारे समझ से परे है कि हाउ इज इट पॉसिबल। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो तो मैटर का ही है, वो पार्टिकल का ही बना हुआ है। तो मैटर कैन हाउ कैन द मैटर बिहेव एज अ वेव? तो पहले तो लोगों ने, दूसरे साइंटिस्टों ने ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। भले ही भगवान सब जगह पे सिमेट्रिक होगी बट यहाँ पे नहीं होगी, बिकॉज ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि साइंटिस्टों को मानना पड़ा कि ऐसा पॉसिबल है। फ्रेंड्स, देयर वाज अ एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डेविसन जर्मर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस लोगों ने ऐसा देखा कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन तो मैटर पार्टिकल है, बट डिफ्रैक्शन फिनोमिनन किसका होता है? डिफ्रैक्शन किसका हो सकता है? वेव। Interference, diffraction and polarization, these three are the phenomenon possible for the wave nature. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन द डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट दे फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्टेड, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एज अ विच नेचर इट इज बिहेविंग, वेव नेचर। इट बिहेविंग। मतलब डी ब्रोगली ने जो हाइपोथाइज किया था वो प्रैक्टिकली प्रूफ उसको किसने दिया? उसका प्रैक्टिकल प्रूफ किसने दिया? डेविसन जर्मर ने उसका प्रैक्टिकल प्रूफ दिया कि कभी कभी ऐसे जो स्मॉल पार्टिकल है वो वेव नेचर एग्जिबिट करते हैं। सो दैट वाज द प्रैक्टिकल प्रूफ, प्रैक्टिकल कंपेटिबिलिटी ऑफ द डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। देखो फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज है ना उसको सीधा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको दो हिसाब से उसको परखा जाता है। नंबर वन, इसको पहले तो उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, थ्योरेटिकल प्रूफ होना चाहिए, नंबर वन है। नंबर टू, उसको प्रैक्टिकली भी प्रूव करना पड़ता है। अगर ये दोनों चीज हो जाती है तो ये काम हो जाएगा। तो वो जो चीज है उसको फिजिक्स में एक्सेप्ट करते हैं, साइंस में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन तो दिया डी ब्रोगली ने, एंड इनफैक्ट डी ब्रोगली ने तो उसका भी निकाल दिया कि भाई अगर कोई पार्टिकल मैटर अगर एज अ वेव बिहेव करता है, वेव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करता है, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा वो भी डी ब्रोगली ने बताया। बट उसको एक्सेप्ट हम कब कर सकते हैं? जब उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिले। तो डेविसन जर्मर ने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि कभी कभी मैटर पार्टिकल्स एज अ वेव बिहेव कर सकते हैं। इनफैक्ट आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड, एंड इफ यू नो दैट इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप electron is no more behave as a particle. Electron is not behaving as a matter particle, it is behaving as a wave in nature. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, वेव नेचर में। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताऊं, हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर सॉरी नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो एटम्स है। तो एटम्स जो चैप्टर है तो वहां पे पहले थॉमसन्स ने एटॉमिक मॉडल दिया था, फिर रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था, फिर उसके बाद बोहर्स हैड गिवन द एटॉमिक मॉडल। बट उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स था। बट लास्ट में जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल आया, आई थिंक यू हैड लर्न दिस थिंग इन द केमिस्ट्री में, राइट फ्रेंड्स? ये एटॉमिक मॉडल की बात आपको केमिस्ट्री में पता होगा, यस सर।
तो फ्रेंड्स शायद मुझे पता नहीं आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया गया है। तो क्या होता है कि मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के अंदर मतलब एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए ये नेसेसरी है कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एज अ पार्टिकल नेचर एग्जिबिट नहीं करता है। न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो ये अलग अलग ऑर्बिट के अंदर एज अ वेव एग्जिबिट करता है। और उसको फाइंड करने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन दैट इज कंसिडर टू बी अ वेव इक्वेशन आई थिंक। श्रोडिंगर इक्वेशन आया था कुछ आपके स्टडी में? हाँ सर, सर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ाया गया था। हाँ, तो वहां पे मैं ऐसा समझाने की ट्राई कर रहा हूँ इन सिंपल लैंग्वेज कि अगर आपको एटॉमिक मॉडल समझना है तो एटॉमिक मॉडल के अंदर न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पार्टिकल एज ए पार्टिकल बिहेव नहीं करते हैं। वहां पे भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एज अ वेव नेचर बिहेव करते हैं, ऐसा मानते हैं। तो ही एटॉमिक मॉडल हम समझ पाते हैं पूरा। तो ही एटम के साथ जो भी कनेक्शन जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिलते हैं वो कंपेटिबल होते हैं। तो फाइनली आई कैन से डी ब्रोगली ने जो भी बताया था उसने तो जस्ट हाइपोथेसिस किया था बट उसके प्रैक्टिकल प्रूफ भी मिले। एंड व्हाट द डी ब्रोगली हैव गिवन, तो डी ब्रोगली ने ऐसा बताया कि अगर कोई मैटर मैटर पार्टिकल एज अ वेव हम कंसिडर करते हैं उसको, तो उसका जो वेवलेंथ है ना वो आपको इस हिसाब से लेना है एच अपॉन पी दैट इज एच अपॉन एम वी। अब ये उसने कहाँ से लाया? तो ये है ना वो फोटोन से ही लाया। डी ब्रोगली ने ये इक्वेशन कहाँ से लाया? तो वो फोटोन पे से ही उसने लिया ये इक्वेशन कि भाई फोटोन जो है वो एक्चुअल में क्या है। तो बोले वो तो रेडिएशन है। बट रेडिएशन जनरली तो हम मानते हैं कि वो तो वेव फॉर्म में होता है बट फोटोन पार्टिकल फॉर्म है। तो फोटोन का जो मोमेंटम था ना वो आपको पता होगा कि एच एफ बाई सी हमने प्रूव कर दिया था वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा जो इक्वेशन था ना उसके द्वारा फोटोन का मोमेंटम हमने एच एफ बाई सी प्रूव किया था। तो फोटोन के लिए एच एफ बाई सी बट सी इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा। तो फाइनली एच बाई लैम्बडा, तो फोटोन के लिए पी उसका मोमेंटम पी इक्वल्स टू एच बाई लैम्बडा होता है। तो फोटोन के वेवलेंथ के लिए बात करते हैं तो उसका एच बाई पी होना चाहिए। और वापस से उसने सोचा कि भाई यहाँ पे भी सिमेट्रिसिटी होना चाहिए। जो चीज फोटोन के लिए वैलिड है वही चीज दूसरे पार्टिकल के लिए भी हम वैलिड मान सकते हैं। तो फोटोन के जो वेवलेंथ है एच बाई पी वही वेवलेंथ कोई पार्टिकल के डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हम दे सकते हैं। तो वहां से जाके सिमेट्रिसिटी से ये डी ब्रोगली ने ये प्रूव कर दिया, ये बता दिया कि भाई अगर हम कोई मैटर पार्टिकल को एज अ वेव कंसिडर करना चाहते हैं तो उसका जो वेवलेंथ है वो एच बाई एम बी होना चाहिए, एच बाई पी होना चाहिए। सो दिस वेवलेंथ इज नोन एज अ डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस। Yes, sir. ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया कि राइट द डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एंड डिस्कस द इक्वेशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये 2 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक। ये सिमिलर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी है कंसेप्चुअली। वर्डिंग तो सेम टू सेम नहीं होगी बट कंसेप्ट सेम टू सेम केमिस्ट्री में भी है। क्या लिखा है देखो क्या लिखा है? इफ रेडिएशन हैज अ ड्यूअल नेचर why not particle of nature also exhibit the wave like nature, wave like characteristic? From this scientist Louis Victor de Broglie forwarded the following hypothesis, and this is actually a very revolutionary hypothesis because uh, it is a very paradoxical thinking because ऐसा मानना कि कोई मैटर जो है वो वेव नेचर में है वो तो मतलब हमें हमारी माइंड के साथ कंपेटिबल ही नहीं है। तो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस। क्या बताया उसने कि मूविंग पार्टिकल ऑफ अ मैटर should display wave like property under the suitable condition। और ये उसने कहाँ से सोचा कि भाई नेचर जो है ना वो सब जगह पे सिमेट्रिक है। तो अगर रेडिएशन के एनर्जी के दो नेचर है, एनर्जी मतलब रेडिएशन, अगर एनर्जी के मतलब रेडिएशन के दो नेचर है तो पार्टिकल मैटर पार्टिकल के भी दो नेचर होने चाहिए। फ्रॉम द सिमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेचर ही हाइपोथाइज दिस थिंग। ओके फ्रेंड्स? Yes, sir.
So last में if as a radiation shows a dual nature, then matter also should be having a dual nature. उसने ये भी बताया कि अगर हम कोई पार्टिकल को एज अ वेव बिहेव करता है ऐसे मान लेते हैं तो ऑब्वियसली उसका वेवलेंथ क्या होगा, अगर कोई वेव है तो वेवलेंथ भी होना चाहिए। तो उसने ये भी बता दिया कि अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई मैटर पार्टिकल अगर एज अ वेव बिहेव करता है तो उसका वेवलेंथ h अपन हम mv लेंगे, where m is the mass of particle, v is the velocity and h is the Planck constant obviously. So from this, from the de Broglie's equation, dual nature of the matter can be easily observed. Left hand side of the equation represent the wavelength lambda, whereas the right hand side of the equation as a momentum. तो left hand side आप देख सकते हो कि वो lambda wavelength है तो वो wave nature exhibit करता है, but right side momentum जो है वो particle nature exhibit करता है। तो ये इक्वेशन उसने कहाँ से लाया, तो बोले वो फोटोन के द्वारा, फोटोन में भी ये इक्वेशन वैलिड है और एक्चुअली तो वो फोटोन के ऊपर से ही ऊपर वाला इक्वेशन उसने डिराइव किया था। तो फाइनली thus the de Broglie wavelength of the photon can also be associated with the same equation. तो फाइनली ये डी ब्रोग्लीज हाइपोथेसिस एंड उसका डी ब्रोग्लीज वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आपको लर्न बाय हार्ट करना है, एज अ 2 और 3 मार्क्स आपको प्रिपेयर करना है कंपल्सरी। तो उसके बाद कुछ बॉक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, फोटो सेल वाज देयर इन द ओल्ड सिलेबस, अभी वो नहीं है तो उसका अभी टेक्स्ट में ही नहीं है फोटो सेल। अच्छा, फिर उसके बाद है ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ना वो आप केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ते हो, एम आई राइट फ्रेंड्स? यस और नो? Yes, yes, sir. बट द क्वेश्चन शुड अराइज दैट, क्वेश्चन आपको ये होगा कि वो यहाँ पे कैसे आ गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे कैसे आ गया। तो उसका पूरा जो स्टोरी है ना वो स्टोरी यहाँ पे नहीं लिखा है या फिर बहुत प्रॉपरली नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की क्या आवश्यकता है, उसका क्या जरूरत है, तो मैं पूरा आपको बताता हूँ। चलो, हमने आज स्टार्ट कहाँ से किया, तो बोले ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर से स्टार्ट किया। तो हमको ये पता चला कि कोई मैटर पार्टिकल है, कोई मैटर पार्टिकल है, वो हम उसको एज अ वेव कंसिडर कर सकते हैं, बट देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन कंसिडरिंग दिस। तो प्रॉब्लम ये है कि अकॉर्डिंग टू, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू अ क्लासिकल मैकेनिक्स, a matter particle, according to a classical mechanics, a matter particle should have, must have, matter particle must have specific position and momentum। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स कोई भी अगर पार्टिकल है तो उसका लोकेशन, उसका पोजीशन फिक्स्ड होता है और उसका मोमेंटम भी फिक्स्ड होता है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती है। उसका जो पोजीशन होता है ना वो फिक्स्ड होता है पार्टिकल का। जैसे मैं यहाँ पे रूम में बैठा हूँ तो कोई एक कॉर्नर से मैं बता सकता हूँ कि भाई कोई एक कॉर्नर से मेरा एक्स कोऑर्डिनेट 5 मीटर है और वाई कोऑर्डिनेट 3 मीटर है, मतलब मेरा फिक्स्ड, आई कैन फिक्स्ड माय पोजीशन। कोई भी पार्टिकल है तो उसका पोजीशन आप फिक्स्ड कर सकते हो। एम आई राइट फ्रेंड्स? इज इट ओके? इट इज अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. So according to the classical mechanics, a particle must have a fixed location, fixed position. But अगर जब आप ये पार्टिकल को एज अ वेव कंसिडर करते हो तो फिर क्या होगा? अगर कोई पार्टिकल जो होता है तो उसका लोकेशन फिक्स्ड होता है। सपोज कि मान लो कि ये कोई रूम है और रूम में यहाँ पे पार्टिकल है तो वो है वहां पे ही है, उसका लोकेशन फिक्स्ड है। बट उसी पार्टिकल को अगर आप जब वेव फॉर्म में कंसिडर करते हो तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा।
तो फिर ये वेव तो भैया वेव तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सब जगह पे होता है, तो फिर पार्टिकल का लोकेशन का क्या होगा? तो फ्रेंड्स साइंटिस्ट लोगों अब जो है ना वो थोड़ा मतलब सरप्राइज हुआ कि भाई अब क्या करें कि कोई पार्टिकल को अगर हम वेव में कंसिडर कर भी ले तो पार्टिकल का तो लोकेशन फिक्स्ड होता है, और वेव तो जो होता है वो पूरे मतलब पूरे सराउंड में मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कहीं पे भी हो सकता है, तो उसके लोकेशन का क्या होगा? और हाउ कैन वी स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल विद द कंसिडरेशन ऑफ द वेव नेचर? तो पार्टिकल को वेव फॉर्म में लाने के बाद उसका लोकेशन जो स्पेसिफिक होता है वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? तो उसके लिए उन लोगों ने एक नया कंसेप्ट लाया। उन लोगों ने ऐसा सोचा कि भाई कोई भी पार्टिकल को जो है ना वो हम एज ए वेव उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेव का यूज नहीं करेंगे। कोई पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल नॉट यूज एज अ सिंगल वेव, वी विल यूज अ वेव पैकेट। कोई पार्टिकल को एज अ वेव रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? वेव पैकेट का यूज करेंगे। तो अब क्वेश्चन ऐसा होगा कि अब क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि क्या है? वेव पैकेट क्या है? तो फ्रेंड्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेवलेंथ्स, अलग अलग वेवलेंथ्स के वेव्स को सुपरपोज करते हैं। अलग अलग वेवलेंथ्स के बहुत सारे वेव्स को अगर सुपरपोज करेंगे, सुपर पोजिशन उसका कराएंगे, तो फिर जो रिजल्टेंट वेव होगा ना वो कुछ इस टाइप का होगा। मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको पता चलेगा। 2 मिनट ठहर जाओ। तो अलग अलग वेवलेंथ्स के बहुत सारे वेव्स को हम सुपरपोज करेंगे, तो उसके द्वारा जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा ना वो कुछ ऐसा मिलेगा। जो सुपरपोजिशन के द्वारा जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। आप देख सकते हो कि ये जो रिजल्टेंट वेव है ना उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम जगह पे कुछ ज्यादा है, बाकी सब जगह पे उसका एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट जीरो है। देखो आप देख सकते हो कि ये जो रिजल्टेंट वेव है सुपर पोजिशन के द्वारा, ये जो रिजल्टेंट वेव जनरेट हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड कुछ ही जगह ऐसा है, कुछ ही पार्ट ऐसा है कि जहां पे उसका एम्पलीट्यूड कुछ कंसिडरेबल है, बाकी सब जगह पे उसका एम्पलीट्यूड जीरो है। तो वहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मतलब ये हुआ कि वहां पे पार्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो वहां पे उतने पार्ट में पार्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ही वेव से अगर पार्टिकल को हम एक सिंगल वेव से रिप्रेजेंट करते तो क्या होता? तो उसके पोजीशन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता? फ्रॉम माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। अगर एक ही वेव के द्वारा अगर हम पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते तो उसका पोजीशन का अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाता, इनफाइनाइट हो जाता, बिकॉज उसके पोजीशन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। बट अगर हमने वेव पैकेट का कंसेप्ट लिया तो उसके द्वारा क्या हुआ, हम कुछ पार्टिकल का जो पोजीशन है उसको कुछ हम सर्टेन कर पाए, उसका लोकेशन को हम थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर पाए। चलो यहां तक समझ में आया आपको? यस यस सर। तो फ्रेंड्स अब मेरी बात ध्यान से सुनना। केस 1, a matter particle is represented by a single wave। तो अगर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल वेव का यूज करेंगे तो उसका पोजीशन का अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा? उसका लेट अज्यूमिंग द डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। तो अगर हम कोई पार्टिकल को एक सिंगल वेव के द्वारा अगर रिप्रेजेंट करने का ट्राई करेंगे तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितना मिलेगा? तो बताएगा मुझे। बताओ भैया। उसका पोजीशन माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट कहीं पे भी हो सकता है। तो कैन आई से द पोजीशन बिकम्स कंप्लीटली अनसर्टेन? एम आई राइट फ्रेंड्स?
Yes, sir. तो कैन आई से द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन बिकम्स इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट हो जाएगा. Yes, sir. But as a lambda is equals to h by p and p is equals to h by lambda. अब lambda कितना होगा, हमने कितने वेव्स कंसीडर किए हैं, we had considered 1. only single wave, तो उसका वेवलेंथ फिक्स रहेगा. एक ही वेव है तो वेवलेंथ भी फिक्स एक ही रहेगा. तो अगर अ सिंगल, इफ यू कंसीडर अ सिंगल वेवलेंथ, ओनली सिंगल वेवलेंथ, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एक ही वेवलेंथ है तो मोमेंटम का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, एक ही हो जाएगा. तो व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, 0. जीरो हो जाएगा, बिकॉज उसका मोमेंटम 100% सर्टेन हो गया, उसका मोमेंटम 100% क्लियर हो गया, उसका एक ही वैल्यू मुझे मिलेगा, बिकॉज वी हैड कंसिडर्ड ओनली अ सिंगल वेवलेंथ. तो मोमेंटम विल बिकम्स कंप्लीटली सर्टेन व्हाइल पोजीशन बिकम्स कंप्लीटली अनसर्टेन. चलो ये पता चला फ्रेंड्स आपको. Yes, sir. नाउ केस 2. अब मान लो कि पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेव पैकेट का यूज करते हैं. एंड दूसरी बात ऐसी भी है कि जितना हम ज्यादा सुपरपोजिशन करेंगे ना, तो ये जो वेव पैकेट है ना वो ज्यादा नैरो बनेगा. आई रिपीट, जितना हम ज्यादा सुपरपोजिशन करेंगे, जितने वेव्स का ज्यादा सुपरपोजिशन करेंगे, तो वो वेव पैकेट ज्यादा नैरोवर होगा. और वेव पैकेट जितना नैरोवर होगा उतना उसका पोजिशन, Uncertain. नहीं, उसका पोजीशन सर्टेन होगा या अनसर्टेन होगा, वेव पैकेट Certain होगा होगा sir. तो पोजीशन क्या होगा, सर्टेन होगा क्या अनसर्टेन होगा, बताओ. जितना ये वेव पैकेट Certain. बनेगा तो उसका उतना पोजीशन ज्यादा सर्टेन होता जाएगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. आर्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव पैकेट. तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर वेव पैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो तो जितना ज्यादा वेव का आप सुपरपोजिशन करोगे उतना पोजीशन आपका ज्यादा सर्टेन होता जाएगा, बिकॉज वेव पैकेट ज्यादा नैरोवर होता जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन विल बी गोइंग टू डिक्रीज, बिकॉज पोजीशन बिकम्स मोर एंड मोर सर्टेन. चलो, बट ऐसा करने से एक प्रॉब्लम होगा. जितने ज्यादा अलग अलग वेवलेंथ के आप वेव्स को सुपरपोज करोगे तो वेवलेंथ का वैल्यू इतना चेंज होता जाएगा, और यहाँ पे वेवलेंथ का वैल्यू इतना चेंज होता जाएगा. बहुत सारे वेव को हमने सुपरपोज किया तो बहुत सारे डिफरेंट वेवलेंथ विल बी देयर इन द पिक्चर. तो मोमेंटम का क्या होगा, Uncertain. वो Uncertain. ज्यादा अनसर्टेन होता जाएगा. मतलब जितना आप पोजीशन को सर्टेन करने की ट्राई करोगे उतना ही आपका मोमेंटम Uncertain हो जाएगा. सर्टेन हो जाएगा. और अगर आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव को सुपरपोज कर दिया तो आपका पोजीशन जो है ना वो बहुत ही सर्टेन हो जाएगा. मतलब अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो. बट इन दैट केस योर अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम बिकम्स इनफाइनाइट. तो क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes, sir. मतलब जब आप कोई एक चीज को सर्टेन करने का ट्राई करते हो तो दूसरा चीज जो है वो ऑटोमेटिकली Uncertain हो जाता. तो फ्रेंड्स इसी का नाम जिंदगी. देखो फ्रेंड्स, ये दुनिया बहुत बेकार है. आप अभी छोटे हो, बट पापा से पूछना कि कोई एक चीज को जीवन में सर्टेन करने का ट्राई करता है तो बहुत सारे चीज अनसर्टेन हो जाती है. तो दैट इज कॉल्ड द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता कुछ खोना पड़ता है. है. फ्रेंड्स, ये फिजिक्स ओनली फिजिक्स नहीं है, बट जीवन के गुड रहस्यों का यहाँ पे उसको वो भी हमको सिखाती है फिजिक्स. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या पता चला कि दोनों को एक साथ सर्टेन कर ही नहीं सकते हो. किसी एक चीज को अगर सर्टेन करने की ट्राई करते हो तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा. मतलब दोनों जो अनसर्टेनिटी है वो एक दूसरे के सेम प्रोपोर्शन में हो या इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, Inversely. इनवर्सली प्रोपोर्शन में है.
तो डेल्टा x proportional to 1 upon delta p. So that means delta x into delta p must be a constant. Am I right, friends? Yes. This is known as a Heisenberg's uncertainty principle. वैसे केमिस्ट्री में यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई आता है, फिजिक्स के अंदर यहाँ पे h अपॉन 2 पाई मतलब h कट आता है, h अपॉन 2 पाई का मतलब h कट। तो ये हमारा हो गया Heisenberg's uncertainty principle. Now it is clear, very clear to you? Yes, sir. केमिस्ट्री में जस्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप पढ़ते थे, बट कहाँ से आया ऐसा कभी पूछा आपने केमिस्ट्री के सर को? सर ये कहाँ से आया अनसर्टेनिटी, ऐसा कभी पूछा आपने? नहीं, ऐसा होता ही नहीं, नहीं सर। होता है केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो भी बोलते हैं वो सुनना होता है और एक्सेप्ट कर लेना होता है। कैम ऐसा वर्ड आएगा ही नहीं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैम होता है, वो सब पूछने का ही नहीं, बिकॉज सब्जेक्ट का नाम ही ऐसा है ना, कैम हिस्ट्री, कैम का हिस्ट्री हो गया, तो कैम ऐसा वर्ड ही नहीं होना चाहिए। तो इन अदर वे आई कैन से टू क्लियर आउट द केमिस्ट्री फंडामेंटल वी हैव टू लर्न फिजिक्स। फिजिक्स। तो फ्रेंड्स ये जो है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का प्रूफ है। उसका बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन नहीं दिया हुआ है, खाली अनसर्टेनिटी वेव पैकेट का कंसेप्ट समझाया है, बट दोनों को लिंक नहीं किया टेक्स्ट बुक के अंदर, पता नहीं क्यों। वेव पैकेट का कंसेप्ट समझाया, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी समझाया, बट दोनों का लिंक करना था वो नहीं किया इन लोगों ने। बट आपको आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको ये चीज। इज दैट क्लियर? Yes sir. So friends, you will be surprised by knowing that you have a 3 Heisenberg's uncertainty principle. Number 1, delta x into delta p is equals to h upon 2 pi. Number 2, डेल्टा, देखो लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन में डेल्टा एक्स होता है, तो यहाँ पे डेल्टा थीटा होगा। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन द एंगुलर पोजीशन, डेल्टा पी linear momentum, angular momentum delta L is equals to h upon 2 pi. And apart from that, the similar relation is given in the case of energy and time duration as well. So delta E into delta T is also equals to h. So these all are the uncertainty principle of the Heisenberg's. तो फ्रेंड्स अभी जो कंसेक्यूटिव 2 क्वेश्चन थे उसमें पहले हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया है और दूसरे क्वेश्चन में वेव पैकेट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। ये दोनों क्वेश्चन आपको एज ए 2 मार्क लर्न बाय हार्ट करना है। तो आज हमने 3 क्वेश्चन सीखे, 3 क्वेश्चन, वो तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। नंबर 1, डी ब्रोगली's हाइपोथेसिस। नंबर 2, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स एक्सप्लेनेशन विदाउट प्रूफ। एंड नंबर 3, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ द वेव पैकेट। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको लर्न बाय हार्ट करना है। एंड दिस इज ऑल्सो द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे आपका चैप्टर भी एंड हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, एक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है वो भी देख लेते हैं, एंड उसके बाद वेव पैकेट क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो क्या है, अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड मोमेंटम, position and momentum of the particle cannot be measured simultaneously at the time। दोनों का एक साथ हम उसको certainly measure नहीं कर सकते, position and momentum को। There is always uncertainty in the position and momentum, and the relation is delta x into delta p is equals to h cut, that is h upon 2 pi। If you want to make the delta x tends to 0, then delta p becomes infinite, and if you want to make the delta p tends to 0, then delta x becomes infinite। By making on quantity definite another, so by making on quantity definite, by making one quantity, on नहीं है यहाँ पे one होना चाहिए, by making one quantity definite another quantity becomes undefinite। यहाँ पे on नहीं, one होना चाहिए। By making one quantity definite, the another quantity becomes undefinite। Is that clear, friends? In other word, by making one quantity certain, the other becomes uncertain। So this is a reality of microscopic particle, and not, it is not the reality of the microscopic particle also, but it is also the reality of the whole life। If the electron possesses the definite momentum, that is delta p 0, then its wavelength becomes indefinite।
then if the electron is having a definite momentum, then its momentum अगर definite होगा तो उसका wavelength भी definite होगा. बट अगर wavelength definite होगा तो उसका जो position है वो undefinite हो जाएगा. यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की ट्राई करी है कि अगर हम कोई एक वेव का मोमेंटम अगर डेफिनेट लेंगे तो उसका वेवलेंथ डेफिनेट होगा, बट एक वेव के द्वारा अगर आप उसको लोकेट करोगे पार्टिकल को तो उसका जो पोजीशन है ना वो स्पेस में कहीं पे भी हो जाएगा, तो उसका पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगा. तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. अब वेव पैकेट क्या है? तो बहुत सारे वेव्स के सुपरपोजिशन के द्वारा जो रिजल्टेंट वेव मिलता है उसको वेव पैकेट बोलते हैं. क्या लिखा देखो, रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन बाय द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स ऑफ अ डिफरेंट वेवलेंथ्स इज कॉल्ड वेव पैकेट. और मैंने बताया कि कोई भी पार्टिकल को उसके पोजीशन को सर्टेन करने के लिए हम उसके पोजीशन को सर्टेन करना है तो हमको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वेवलेंथ के द्वारा उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. तो मैटर वेव associated with the electron is not extended in the infinite space. अगर एक वेव के द्वारा अगर उसको हम लोकेट करने का ट्राई करोगे तो वो तो इन्फिनिटली हो जाएगा, बट कभी वो कोई मैटर पार्टिकल तो इन्फिनिट पे उसका पोजीशन अनसर्टेन होता नहीं है इन्फिनिट. तो क्या लिखा है, मैटर वेव एसोसिएटेड विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सटेंडेड इन द इन्फिनिट, सो इट इज अ वेव पैकेट एक्सटेंडेड अबाउट इट्स सेंट्रल वेवलेंथ. In this condition, delta x is not becomes infinite, but it has some definite value which depend on the range of the wave packet. आपने जितना सुपरपोजिशन किया होगा इतना आपका वेव पैकेट नैरोवर होगा और उतना आपका जो पोजीशन है वो सर्टेन बन जाएगा. Also, a wave packet does not have a definite wavelength but made up of a number of wavelengths about the central region. With the description of the wave packet with the deprogression and Bond's probability interpretation produces the Heisenberg. देखो लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है कि भाई ये वेव पैकेट के कंसेप्ट के द्वारा हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट कैसे वो पूरा प्रूफ नहीं दिया. मैंने वो आपको पूरा डीप में जाके समझा दिया कि वो ये वेव पैकेट के कंसेप्ट के द्वारा कैसे हमको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मिलता है वो मैंने पूरा आपको डेप्थ में जाके समझा दिया. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये फिगर शोज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द वेव पैकेट. तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है. एक एक्सपेरिमेंट बाकी है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट. तो ये एक्सपेरिमेंट वैसे दोनों में से आपके सीबीएसई में भी कैंसल्ड है, गुजरात बोर्ड में भी कैंसल्ड है, और मैं भी इसको कराने की जरूरत नहीं है. इसका कोई मतलब ही नहीं है. ये एक्सपेरिमेंट खाली इतना ही बताता है कि डेविसन जर्मर ने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है. दैट्स इट. और कुछ यहाँ पे सुनने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत नहीं है. तो अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, आपको जस्ट इतना ही लिखना है कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इज गिविंग अस अ प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ व्हिच हाइपोथेसिस? De Broglie. De Broglie's hypothesis. That's all. That's it. तो और यहाँ पे कुछ समझने की जरूरत नहीं है. आप एक सेंटेंस याद रख दो. डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है. अब डिफ्रैक्शन तो किस नेचर के साथ कनेक्टेड है? तो बोले वेव नेचर के साथ. मतलब इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज अ वेव इन नेचर. So that is the practical proof of the de Broglie's hypothesis. That's all. Is that clear, friends? तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है. मतलब 28 एंड 29 क्वेश्चन जो है वो आप स्किप कर सकते हो, उसको मैं फ्यूचर में भी पढ़ाने वाला नहीं हूँ. हाँ, बाकी जितने हमने जैसे पोलराइजेशन था लास्ट चैप्टर में पोलराइजेशन का जो टॉपिक था वो टॉपिक मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा. उसके पहले के लेक्चर, उसके मतलब 9th चैप्टर के अंदर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के रिजोल्विंग पावर वगैरह था, वो भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज वो चीज़ जरूरी है, बट इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है. तो ये एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, फ्यूचर में भी नहीं पढ़ने वाला है. आप जस्ट उसका कंक्लूजन याद रख दो. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके. तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो कंप्लीटली एंड हो रहा है. अब मैं कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ. डोंट गो एनीवेयर. मुझे थोड़े बहुत एमसीक्यू पढ़ाने दो.
बिकॉज क्या है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, उसमें से 3 मार्क्स के एमसीक्यू पूछने वाले हैं आपको, एंड 3 मार्क्स का यहाँ पे एक न्यूमेरिकल या एक थ्योरी आएगा आपका। ओके, are you able to see the numericals on your mobile screen, MCQs in your mobile screen? Yes, sir. Let's start from the question number 1. चलो, क्या लिखा है देखो तो, डी ब्रोगली's wavelength of the proton and alpha particle are same. तो फिर क्या सेम होना चाहिए? डी ब्रोगली अगर वेवलेंथ सेम है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का, तो दूसरा कौन सा क्वांटिटी सेम होना चाहिए? चलो बताएगा कोई मुझे सोच के। Momentum. ऑब्वियसली मोमेंटम सेम होगा, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो एच तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो अगर लैम्डा सेम रहता है तो ऑब्वियसली हम ऐसा कह सकते हैं उसका मोमेंटम भी सेम ही होगा। आया बात समझ में फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, वेवलेंथ लैम्डा ए एंड लैम्डा बी आर इंसिडेंट ऑफ द टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट। दोनों दोनों मेटल प्लेट सेम ही है, उसका मतलब क्या हुआ? वर्क फंक्शन सेम मेटल प्लेट है, सेम मटेरियल है, तो वर्क फंक्शन क्या होगा? Same, same. वर्क फंक्शन सेम ही रहेगा, बट हमने अलग अलग वेवलेंथ को इंसिडेंट कराया है, हमने है ना अलग अलग वेवलेंथ को इंसिडेंट कराया हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो अलग अलग होगा। तो वही क्वेश्चन है कि then what should be the relation between the kinetic energy K and Kb if the lambda A is equals to twice of the lambda B? लैम्डा ए का जो वैल्यू है ना वो लैम्डा बी से ट्वाइस्ड है, द काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द केस, ऐसा क्वेश्चन है। चलो, तो सबसे पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि आपको बेसिक फॉर्मूला पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच एफ माइनस 5, मैं राइट? Yes, sir. तो यहाँ पे k इज इक्वल टू, कहना इसे एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, बिकॉज फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, वेवलेंथ की बात है, तो इंसिडेंट वेव के फ्रीक्वेंसी नहीं बट वेवलेंथ दिया है, तो एच सी बाई लैम्डा माइनस 5। तो इसके ऊपर से मैं ये कह सकता हूँ कि इन द फर्स्ट केस काइनेटिक एनर्जी के ए ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन is equals to hc by lambda a minus 5, and if we apply the similar equation for the particle number for the second experiment, so emitted electron का kinetic energy हो जाएगा hc by lambda b minus 5, kb is equals to hc by lambda b minus 5। अब एक काम करते हैं, जो दूसरा इक्वेशन है ना उसको 2 से डिवाइड करते हैं, so kb by 2 is equals to hc by 2 lambda b minus 5 by 2। चलो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? मैंने है ना इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया दोनों साइड से। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes. तो इसको मैं नंबर 2 बोलता हूँ अभी। तो अब सोच के बताओ कि इक्वेशन 1 माइनस अगर 2 करते हैं तो के ए, अच्छा, और तो ये 2 लैम्डा बी के बदले में क्या लिख सकता हूँ अभी? तो ये हो जाएगा के बी बाई 2 तो हमारा हो जाएगा के बी बाई 2 इज इक्वल टू एच सी बाई 2 लैम्डा बी, बट लैम्डा बी क्या है भैया? लैम्डा ए है। अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, 2 लैम्डा बी इज इक्वल टू लैम्डा ए। अब हम करेंगे इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे,
तो ये हो जाएगा के ए माइनस के बी बाई टू इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा ए माइनस एच सी बाई लेमडा गेट कैंसल्ड, तो राइट साइड बचेगा -5 माइनस -5/2, तो ये हो जाएगा आपका -5/2, -5 + 5/2, तो -5/2 बचेगा। तो यहां तक समझ में आया भैया? इज इट ओके? Yes, sir. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि के ए माइनस के बी बाई टू इज लेस देन 0। तो कहना इसे, देखो ये नेगेटिव मिला, आंसर नेगेटिव मिला, मतलब लेस देन 0, तो के ए इज लेस देन के बी बाई टू मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स। Yes, sir. चलो, इज अ गुड एमसीक्यू एक्चुअली। आया बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, photoelectric effect is not seen with the ultraviolet radiation in the given metal, then it can be seen from which radiation? अल्ट्रावायलेट से नहीं हो रहा है, तो फिर कौन से द्वारा, कौन से वेव के द्वारा हो सकता है? देखो ऐसा क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट के द्वारा तो नहीं हो रहा है, तो फिर कौन से ऐसा रेडिएशन है जिससे हो सकता है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि लक्ष्मी बुक्शी when you move from long wave to the gamma waves frequency increases। फ्रेंड्स आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने के लिए आपका जो फ्रीक्वेंसी है ना वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। अब वो अल्ट्रावायलेट से तो हो नहीं रहा है, तो उससे कम फ्रीक्वेंसी तो होगा ही नहीं ना। अगर अल्ट्रावायलेट से नहीं हो रहा है तो उससे कम फ्रीक्वेंसी तो होगा ही नहीं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने की जरूरत है। तो अल्ट्रावायलेट से नहीं हो रहा है तो उसके कम फ्रीक्वेंसी तो होगा ही नहीं, तो फिर कौन से फ्रीक्वेंसी की तरह हो सकता है? अल्ट्रावायलेट के बाद कौन आता है? एक्स-रे से गामा रे। या फिर एक्सरे या फिर गामा रेस, तो ऑप्शन में कौन है वो देख लो। X-ray. तो एक्सरे है, तो इसका मतलब कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्ट्रा वायोलेट के द्वारा नहीं हो रही है तो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के वेव्स चाहिए, तो वो या तो एक्सरे होगा या फिर गामा रेज है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ द फोटो, गलत 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 गलत, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फोटोन तो इंसिडेंट होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, तो द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन व्हिच पैरामीटर? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एमिटेड इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू hf माइनस फाइव। तो इसका मतलब कि आपका जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है ना वो दो चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन कौन से दो चीज? एक तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है एंड दूसरा वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन तो टाइप ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड ऑन द टू पैरामीटर, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एज वेल एज द टाइप ऑफ द मेटल, टाइप ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंसिटिव सरफेस तो दिया हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी के अलावा और कौन है? और क्या ऑप्शन आएगा भैया? Frequency of incident light. एग्जैक्टली, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइन। तो है कोई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रहा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? चलो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बता रहा है? नंबर 5, इन अ क्वांटम मैकेनिक्स अ पार्टिकल, पार्टिकल क्या है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स? अभी हमने डिस्कस किया, वो जो वेव पैकेट का जो कंसेप्ट था वो क्वांटम मैकेनिक्स का ही था। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स व्हाट इज द पार्टिकल और हाउ कैन द पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड? तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने ऐसा डिस्कस किया कि पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बहुत सारे वेवलेंस का सुपरपोजिशन करते हैं। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ द हार्मोनिक वेव्स। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो एज पर द क्वांटम मैकेनिक्स द पार्टिकल इज Yes, sir. द हार्मोनिक, बट यहाँ पे मान लो कि क्वांटम के बदले क्लासिकल लिखा हुआ है, तो व्हाट शुड बी द आंसर? मान लो कि अगर क्वांटम के बदले यहाँ पे क्लासिकल लिखा हुआ पार्टिकल। तो फिर क्या आंसर आना चाहिए? देन व्हाट शुड बी द आंसर? मास, वो लास्ट लास्ट ऑप्शन। हाँ, लास्ट ऑप्शन, इट इज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट विद द सम मास। इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल क्या है?
तो वो तो थोड़ा मास ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या लिखा है वो देख के आंसर लिखना है। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6, द डी ब्रोगली वेवलेंथ of a proton and alpha particle is the same, then ratio of their velocities will be। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ तो सेम दिया हुआ है दोनों का, प्रोटॉन और अल्फा का, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, लैम्बडा फॉर प्रोटॉन एंड लैम्बडा फॉर अल्फा इज सेम। तो कहना इसे h by momentum of the proton and h by momentum of the alpha should be same। तो h तो दोनों साइड पे वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो मोमेंटम ऑफ द अल्फा एंड मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन इज सेम। अब मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू द वेलोसिटी। तो मास ऑफ द अल्फा वेलोसिटी ऑफ द अल्फा इज इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। अब अल्फा पार्टिकल जो होता है ना वो 2he4 है, और प्रोटॉन मतलब 1h1। तो प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल का मास जो है ना वो 4 टाइम्स ज्यादा है। वैसे दिया भी है कि मास ऑफ द अल्फा इज 4 टाइम्स द प्रोटॉन, वो दिया भी है, बट नहीं दिया है तो भी पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल का जो मास है ना वो प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स ज्यादा है। तो अब किसका रेशियो फाइंड करना है? वी वांट्स टू फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज। पहले कौन है? पहले प्रोटॉन है, तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल हमको फाइंड करना है। तो इट इज विल बी 4:1। आंसर शुड बी 4:1। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? वीपी अपॉन वी अल्फा मुझे फाइंड करना था। आया बात समझ में? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7, देखो आपको एनर्जी दिया हुआ है एंड आपको वेवलेंथ फाइंड करना है। चलो तनिष्क मुझे बताओ, मिस्टेक करो, चलो मिस्टेक करो, एनर्जी दिया हुआ है वेवलेंथ फाइंड करना है, ये क्या करोगे आप? तो मिस्टेक करो। इलेक्ट्रॉन hc/λ नहीं लगेगा। बिना हाँ अब प्रोटॉन। बराबर है, मिस्टेक नहीं किया आपने। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात है, वी हैड नॉट प्रोवाइडेड अ फोटोन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब p²/2m, एंड p जो होता है ना वो h/λ होता है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा h²/2m λ²। तो अगर लैम्बडा आपको फाइंड करना है तो आपको ये चीज करना पड़ेगा 2m × k। अब ये फॉर्मूला लगाओ, h का वैल्यू आपको पता है 6.626 × 10⁻²34। काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से उसको कन्वर्ट कर दो जूल में। मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो आपको पता है 9.1 × 10⁻31 kg। उसके द्वारा लैम्बडा स्क्वायर मिलेगा और उसका रूट निकालोगे तो आपको लैम्बडा मिल जाएगा। आपको ये मेथड से लैम्बडा फाइंड करना है। यू कैनॉट अप्लाई द फॉर्मूला hc/λ हियर बिकॉज it is not the for photon, it is for the electron। is that clear friends? यस सर। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, आपको एनर्जी का फॉर्मूला दिया हुआ है hf पता है हमको, एनर्जी इज इक्वल्स टू hf पता है, और आपको मोमेंटम दिया हुआ है h/λ। तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट के लिए क्या होना चाहिए? तो वैसे तो आप ऑप्शन में से ही आपको अगर डायमेंशनली फाइंड करोगे ना, डायमेंशनली, तो एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, डायमेंशनली भी देखोगे तो। बट मैं आपको तो भी बता देता हूँ कि E/P करोगे आप तो ये आपका हो जाएगा hf/h/λ। तो ये आपका हो जाएगा f लैम्बडा। तो f लैम्बडा तो क्या होता है भैया? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट विल बी E/P। दिस इज द आंसर। आया बात समझ में? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद द स्पीड। आपको पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ एज सेम विद द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, फोटोन का एंड पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है। द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड एनर्जी ऑफ द फोटोन। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, कैन आई से इट इज हाफ mv²। कैन आई से इट इज इक्वल टू हाफ mv × v।
अब ये एम वी जो होगा वो पी होगा पी, बट पी तो होता है एच बाई लेमड़ा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो हाफ एच बाई लेमड़ा इंटू वी हो जाएगा। ये लैम्डा एंड वी दोनों इसलिए रखा है बिकॉज हमको वेलोसिटी भी प्रैक्टिकल का प्रोवाइड किया हुआ है। अब फोटोन का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है भैया, वो तो एच सी बाई लेमड़ा होता है। अब काइनेटिक एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ द फोटोन हमको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 2hv, नहीं सॉरी, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो एच वी अपॉन 2 लैम्डा है, फोटोन जो है वो एच सी बाई लेमड़ा है। एच बाई लेमड़ा कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऐसा दिया हुआ है कि दोनों का लेमड़ा सेम है, तो बाकी बचेगा v बाई टू सी। अब v का वैल्यू 2.25 10⁻8 दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁻8 होगा। तो इसका अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये कुछ 3/8 समथिंग आ जाएगा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो फाइनली उसका 3/8 का जो रेशियो आएगा वही इसका रेशियो आएगा। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया भैया? इट्स अ गुड क्वेश्चन। आया, पता चला? यस और नो तो बोल दो। यस यस चलो, आपको पता है कैथोड रे, आपको ये पता होगा कि कैथोड रे वैसे है क्या? याद करो द वेरी फर्स्ट टॉपिक लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रे क्या है? तो कैथोड में से एनोड की तरफ कौन निकलता था? कैथोड में से इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रे और कोई नहीं है, कैथोड रे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के रेज है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में आप लगाते हो उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स मिलेगा उसको, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे दिया हुआ है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोले नॉर्थ टू साउथ अप्लाई किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ अप्लाई किया हुआ है, तो फोर्स कहाँ पे लगेगा उसका? कैथोड रे ट्रैवल साउथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कैथोड रे जा रहा नॉर्थ। है, ऐसे जा रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो उसको फोर्स कौन सी तरफ एक्सपीरियंस होगा? ऊपर की पर तरफ। नॉर्थ। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, तो फोर्स जो लगेगा वो साउथ से नॉर्थ लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से तरफ रिफ्लेक्ट हो गए? नॉर्थ। नॉर्थ के तरफ, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नॉर्थ के तरफ। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? आया बात समझ में? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Eleventh question is a good question. Photons of energy 1 electron volt and 2.5 electron volt is incident uh, on the metal having work function point. Work function 0.5 है। एक बार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो फोटो है ना उसको हम इंसिडेंट कराते हैं, दूसरी बार 2.5। तो मुझे क्या करना है? मैक्सिमम स्पीड मुझे फाइंड करना है, उसका रेशियो फाइंड करना है। जो k1 इज इक्वल टू क्या होगा? तो आपको पता है k इज इक्वल टू एच एफ माइनस 5। तो k1, तो hf का वैल्यू जो है ना वो फोटोन का एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन 0.5 है। तो फर्स्ट केस में आपका जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होगा वो 0.5 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा केस में फोटोन का एनर्जी कितना है? 2.5। मेटल तो वही का वही है, तो 2.5 में से 0.5 निकालेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो अब k1 अपॉन k2 क्या मिलेगा आपको? 0.5 अपॉन 2, तो इट विल बिकम्स 1/4। But we had not asked the ratio of the kinetic energies. We had asked the ratio for that maximum speed. तो हमको क्या करना पड़ेगा? k1 के बदले हम लिखेंगे हाफ mv1 स्क्वायर, k2 के बदले करेंगे हाफ mv2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। हाफ हम कैंसिल, v1 अपॉन v2 का स्क्वायर 1/4, तो v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा भैया? 1/2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ में? चलो 12th क्वेश्चन। To reduce the de Broglie wavelength from 10 raised to minus 10 meter to 0.5 10 raised to minus 10 meter। चलो de Broglie wavelength 10 raised to minus 10 meter से 0.5 10 raised to minus 10 meter करते हैं। मतलब de Broglie wavelength को कितना किया मैंने? हाफ। हाफ किया। तो एनर्जी का क्या होगा? मुझे वेवलेंथ को हाफ करना है, तो एनर्जी का क्या होगा?
अगर मैं वेवलेंथ को हाफ करता हूं तो एनर्जी का क्या होगा? इंक्रीज बाय फोटोन। देखो यहाँ पे वापस से आपको ये देखना है कि कौन सा पार्टिकल है, फोटोन है। अगर फोटोन होता तो एच सी बाई लैम्बडा करते, और लैम्बडा का हाफ करते तो डबल हो जाता है एनर्जी, बट ये अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे किसकी बात है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा, और फॉर्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m एच स्क्वायर बाई 2m लैम्बडा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, बिकॉज बाकी सारा कांस्टेंट है। तो अब अगर आपको लैम्बडा हाफ करोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? अगर आप लैम्बडा को हाफ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बदले फोटोन होता तो फिर आंसर क्या आता? डबल। तो डबल होता। सो इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? आया बात समझ में? Yes, sir. यस सर। Question number 13. If the momentum of the electron is required to be same that of the wavelength of 5200 angstrom, then what should be the velocity? अच्छा ठीक है, momentum is equals to h upon mv। अब आपको यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो यहाँ पे लैम्बडा आपको दिया हुआ है, आपको मास इलेक्ट्रॉन की बात है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको पता है, एच भी पता है, तो क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हो फ्रेंड्स? इज इट ओके? वेलोसिटी निकाल सकते हो? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज सेम एज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है ना वो लैम्बडा जितनी है। तो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी द मोमेंटम? तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच कट, बट डेल्टा एक्स दिया हुआ है कि लैम्बडा है, तो लैम्बडा इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच कट। तो डेल्टा पी क्या होगा भैया? एच कट बाई लैम्बडा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not true for the photon? Photon produces the pressure, सही बात है। फोटोन अगर कोई सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा। फोटोन का एनर्जी एच एफ है, सही बात है। फोटोन का मोमेंटम एच एफ बाई सी है, सही बात है। रेस्ट मास 0 है, सही बात। ऑल द 4 आर ट्रू, एक भी गलत नहीं है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन में होना चाहिए कि फोटोन डज नॉट प्रोड्यूस अ प्रेशर, तो ये चीज आपकी गलत हो जाती है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सारे ऑप्शन फोटोन के लिए सही है, एक भी गलत नहीं है। बट अगर ऐसा होता कि कौन सा गलत है तो यहाँ पे डज नॉट होना चाहिए था। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर लाइंग ऑन द सेम बॉक्स, मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक ही बॉक्स में है। तो अगर वो एक ही बॉक्स में है तो दोनों के जो पोजीशन के अनसर्टेनिटी होगी ना वो सेम होगा, बिकॉज सेम जगह पे है। तो उसके डेल्टा एक्स तो सेम ही हो जाएगा। डेल्टा एक्स फॉर द प्रोटॉन एंड डेल्टा एक्स फॉर द इलेक्ट्रॉन विल बी सेम बिकॉज दे आर इन द सेम बॉक्स। देन वी वांट्स टू फाइंड द रेशियो ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटीज। वेलोसिटीज के अनसर्टेनिटी का मुझे रेशियो निकालना है वेलोसिटीज का। तो फ्रेंड्स एज यू नो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच कट। फिर वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो या चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या चाहे वो प्रोटॉन हो, वो सेम ही हो जाए। तो डेल्टा एक्स फॉर इलेक्ट्रॉन डेल्टा पी फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स फॉर प्रोटॉन डेल्टा पी फॉर प्रोटॉन। डेल्टा एक्स तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा पी फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डेल्टा पी फॉर प्रोटॉन। अब पी इज इक्वल टू एम वी, तो मास तो कांस्टेंट होता है तो वो तो मास बाहर आ जाएगा। तो एम ई डेल्टा वी इज इक्वल टू एम पी डेल्टा वी पी। तो वी वांट्स टू फाइंड द रेशियो ऑफ द अनसर्टेन। पहले कौन है? पहले प्रोटॉन है, तो डेल्टा वी प्रोटॉन अपॉन डेल्टा वी इलेक्ट्रॉन, वो आपका हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? वेलोसिटीज के अनसर्टेनिटी का रेशियो निकालना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। चलो 17 क्वेश्चन यू कैन डू, यू कैन सॉल्व। क्या लिखा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिप्रेजेंट विच फैक्ट?
बोलो, बताओ क्या आएंगे आंसर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा हमको क्या पता चलता है, बताएगा? Light has a particle nature. एग्जैक्टली, लाइट इज हैविंग अ पार्टिकल नेचर। बट यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बदले डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट होता तो देन व्हाट शुड बी द आंसर? अगर डेविसन Electron has a wave nature. तो आंसर आता कि इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव नेचर, ऐसा आंसर आता अगर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट होता तो। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following has a dimension as a Planck constant? Planck constant जितना डायमेंशन हो ऐसा कौन सा क्वांटिटी है? तो Planck constant का जो यूनिट है ना वो जूल इंटू सेकेंड है। तो इसमें से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसका यूनिट जूल इंटू सेकेंड है? फोर्स का नहीं आएगा, एनर्जी का जूल है, Angular momentum होगा. तो एंगुलर मोमेंटम, और होना ही चाहिए। क्यों? तो फ्रेंड्स याद करो बोहर्स सेकंड हाइपोथेसिस कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो L एंड H का यूनिट सेम ही होना चाहिए। जाना दो, वो आएगा, ये एटम नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। चलो नेक्स्ट। अ प्रोटॉन and alpha particle are passed through the same potential difference if their initial kinetic and initial velocities are zero, then what is the d ratio of the d progressive length? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टिकल q पार्टिकल v वोल्टेज के द्वारा एक्सेलरेट होता है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो q इंटू वी होता है। If a q charge particle is accelerated by the potential difference v, then the lambda becomes h upon 2m/qv। यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, h तो वैसे भी कांस्टेंट है, 2 वैसे भी कांस्टेंट, तो लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू कहना इसे 1 अपॉन रूट m इंटू क्यू, बिकॉज पोटेंशियल तो सेम ही दिया हुआ है। तो लैम्बडा प्रोटॉन अपॉन लैम्बडा अल्फा पार्टिकल, तो रेशियो है तो उल्टा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऊपर जाएगा मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा, नीचे आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का जो मास है ना वो 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और अल्फा का पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2 ही होता है, 2He4, मतलब उसका जो चार्ज है ना वो 2 ही है। प्रोटॉन का मास mp है, उसका चार्ज e है, तो न्यूमरेटर में रूट में 8 बचेगा, तो रूट 8 का मतलब 2√2 बचेगा। तो द रेशियो विल बी, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, IMP MCQ। So 2:2 is that clear friends? आया बात समझ में? Yes, sir. It's a good question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The de Broglie wavelength associated with the particle with the rest mass m0 but moving with the speed of a light। कोई पार्टिकल ऐसा है कि वो लाइट के स्पीड से जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बट वो जो पार्टिकल है ना उसका वेलोसिटी लाइट जितना है, लाइट की वेलोसिटी से है, तो उसका मास कितना हो जाएगा भैया? सी Infinite. स्क्वायर 1 माइनस 1 0, तो डिनोमिनेटर में 0, तो मास टेंड्स टू इनफिनिट हो जाएगा। बट मुझे मास नहीं फाइंड करना है, मुझे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल्स टू h अपॉन mv, बट मास टेंड्स टू इनफिनिट, तो लैम्डा टेंड्स टू क्या हो जाएगा? Zero. 0। तो उसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना वो 0 हो जाएगा। आया बात समझ में? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द फ्रीक्वेंसी f1 and f2 आर इंसिडेंट ऑन द टू आइडेंटिकल सरफेसेस, मतलब दोनों का दोनों मेटल सेम ही है तो वर्क फंक्शन सेम रहेगा। तो मुझे ये पता करना है कि वेलोसिटीज का क्या होगा। तो फ्रेंड सीधी सी बात है कि हाफ mv1 स्क्वायर, तो hf1 माइनस 5 एंड हाफ mv2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू hf2 माइनस 5। इक्वेशन 1 माइनस 2 करो तो हाफ m कॉमन, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h कॉमन, f1 माइनस f2, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 गेट कैंसल्ड।
बिकॉज फाइव तो सेम ही है। तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर को अगर आप सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाओगे तो ये हो जाएगा 2h अपॉन m इंटू f1 माइनस f2 होगा। सो दैट शुड बी द आंसर, 2h by m v1 square minus v2 square 2h by m f1 minus। is that clear friends? is it okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब 2-3 मिनट का काम बाकी है फ्रेंड्स, डोंट गो एनीवेयर। 2-3 एमसीक्यू बाकी है, थोड़ा सुन लो मेरी बात। चलो, image of a sun is formed by a convex lens of a focal length 40 centimeter on the metal surface of a photoelectric cell, and photoelectric current is produced I. If now another lens with the half the focal length but the same diameter, then what happened to the photoelectric current? देखो ऐसा है कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे लेंस है और यहाँ पे मेटालिक प्लेट है, फोटो सेंसिटिव सरफेस है, और सन में से जो रेज आ रहे हैं वो लेंस के द्वारा हम ये मेटल प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करा रहे हैं। तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा और वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेगा। अब ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हम फोकल लेंथ को डबल करते हैं बट डायमीटर को चेंज नहीं करते हैं। फोकल लेंथ को हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं। फोकल लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ। तो फोकल लेंथ को आप हाफ करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक करंट Frequency. इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। इट्स प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। एम आई राइट फ्रेंड्स? अब आप फोकल लेंथ को चाहे कितना भी कर दो, इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट हाँ, अगर आपने डायमीटर चेंज किया होता तो जितना ज्यादा डायमीटर अगर आप चेंज करते उतना ज्यादा इंटेंसिटी इंसिडेंट होता। तो इंटेंसिटी जो होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ लेंस एंड दैट इज अ डायमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर चेंज करना होता आपको तो आपको डायमीटर करना चेंज करना पड़ता। यहाँ पे डायमीटर चेंज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी रिमेन्स द सेम टू सेम। बट अगर उल्टा पूछा होता कि फोकल लेंथ को वही का वही रखते हैं और डायमीटर को हाफ करते हैं, तो मुझे बताओ तो फोटो अगर डायमीटर को हाफ करते तो आपका इंटेंसिटी क्या हो जाता, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता? तो 1/4 हो जाता। if you reduce the diameter by halved, then I proportional to d square, तो आपका इंटेंसिटी भी 1/4 हो जाता और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी 1/4 हो जाता। ओके? Sir, I proportional to 1 by area नहीं होगा? नहीं, एरिया जितना ज्यादा होगा इतना ज्यादा इंटेंसिटी इंसिडेंट होगा। ये लेंस का जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी आपका यहाँ पे आ जाता, ज्यादा ज्यादा रेस। Sir, energy per unit area per unit time. अरे वो तो कोई सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी कितना इंसिडेंट होता है उसकी बात है, और यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब कितना इंटेंसिटी। देखो ये सीधी सी बात है, सपोज कि एक छोटा सा लेंस ले लो और उसके द्वारा यहाँ पे जो लाइट गैदरिंग होता है उसके बारे में सोचो, और एक बड़ा लेंस लो और उसके द्वारा जो लाइट गैदर होता है उसके बारे में सोचो। तो ऑब्वियसली कहाँ पे किसका कौन सा इंटेंसिटी ज्यादा होगा, कौन सा लाइट ज्यादा इंटेंस होगा? बड़े लेंस। हाँ, तो ऐसे सोचना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मास ऑफ फोटोन। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फोटोन के कैरेक्टरिस्टिक में हमने देख लिया था कि रेस्ट मास जो होता है ना वो 0 होता है, बट उसका मास अगर पूछते तो आपको क्या लिखना है, hf/c²। तो मास ऑफ द फोटोन इज hf/c²। अगर रेस्ट मास होता तो 0 होता, अगर रेस्ट मास होता तो 0 होता। चलो क्वेश्चन नंबर 24 आपको पता है कैथोड रे क्या है? तो बोले वो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम कैथोड टू एनोड।
It is the flow of electron from cathode to anode. That D is the right option. Option D is the correct choice. And the last today's MCQ. Today's last MCQ. अल्फा पार्टिकल की बात है और उसका डी ब्रोगली वेलेंथ आपको फाइंड करना है। वोल्टेज आपको दिया हुआ है, तो हमने बहुत बार देखा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन रूट 2 एम के, एंड काइनेटिक एनर्जी होता है जो 2m q इंटू वी। अब हमको मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, चार्ज भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है। तो ये सारे अगर वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सारे वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका बचेगा 1.00.13 10⁻10 अपॉन रूट वी बचेगा। ये सारे वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस विल बी योर 0.103 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। सो दिस विल बी योर शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर द अल्फा पार्टिकल। अगर वोल्टेज का पे कोई वैल्यू देता है तो डायरेक्टली आप ये अप्लाई कर सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आपका थर्सडे को जो है ना वो एग्जाम है, फ्राइडे को पेपर सबमिट करना है 100 मार्क्स का। थर्सडे के लेक्चर में आपके सेल्फ लर्निंग के डाउट भी हम सॉल्व कर देंगे। 11th चैप्टर के 10th चैप्टर के अगर सेल्फ लर्निंग के डाउट बाकी है तो 10th चैप्टर के भी हम सॉल्व कर देंगे। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? तो आप ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, आराम से आपको बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स मिल सकता है। प्लीज डू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके।